इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय, जिसका पहला अध्याय है। विषय कौन सा है? समय की शुरुआत। मतलब हम यहाँ से जानेंगे कि मानव सभ्यता की शुरुआत कब हुई, आधुनिक सभ्यता आज है उसकी शुरुआत कब हुई, मनुष्य सबसे पहले किस रूप में पैदा हुआ, कैसे आगे बढ़ा, किस तरह उसकी प्रवृत्ति आगे बढ़ी और कैसे वो आज के आधुनिक मानव के रूप में दिखाई देता है। इसके बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ने को मिलेगा। तो देखिए, साफ साफ लिखा जा रहा है समय की शुरुआत से, मतलब जब से शुरुआत हुआ। और मैं आपको पहले बता दूं, केवल अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा ही हुआ होगा बस। मतलब कोई 100% गारंटी ठोक कर नहीं बोला है कि ये ही हुआ है। सब किसी को अनुमान है कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अनुसार, पार्टिकल्स के अनुसार, अणु के अनुसार ही बाकी सब प्रवृत्तियां सामने आई है। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं इस अध्याय को शुरू करता हूं। तो इस अध्याय में इस बात की चर्चा की जाएगी कि मानव कब और किस रूप में सर्वप्रथम अस्तित्व में आया। सबसे पहले मानव कब आया? ऐसा समझा जाता है कि कदाचित 56 लाख वर्ष पहले, मतलब 56 साल पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का प्रादुर्भाव हुआ, मतलब ऐसे प्राणी का उत्पादन हुआ, मतलब पैदा लिए, जिन्हें हम मानव कह सकते हैं, मतलब जिसको हम मानव बोल सकते हैं। इसके बाद आदि मानव क्या होता है? जो जंगलों में रहते थे ना, गोरिल्ला टाइप का, वैसे। तो इसके बाद आदि मानव के कई रूप बदले और कालांतर में, मतलब बहुत समय पहले, लाखों वर्ष पहले लुप्त हो गए, खत्म हो गए। मतलब वो पैदा लिए, आदि मानव बने, उसके बाद से कालांतर में ही खत्म हो गए। मतलब आज से लाखों साल पहले। आज हम जिस रूप में मानव को देखते हैं, जिस भी रूप में हम देखते हैं, जिन्हें हमने आगे आधुनिक मानव कहा, जिसको हम अभी आधुनिक मानव के रूप में उसको जानते हैं, वैसे लोग 1,60,000 साल पहले पैदा हुए थे। यहाँ पर लिखा जा रहा है कि 1,60,000 साल पहले ऐसे मानव पैदा हुए थे, जिसको हम आज मानव बोलते हैं। लगभग 8,000 ईसा पूर्व तक, मतलब आज से करीबन 10,000 साल पहले, उससे भी ज्यादा, मानव इतिहास के इस लंबे अरसे के दौरान लोग जो थे, दूसरों द्वारा मारे गए या अपनी मौत खुद मरे प्राणियों के शरीर के मांस से, चाहे मांस को निकालकर जानवरों का शिकार करके, उसका मांस निकालकर जानवरों का शिकार करके, अथवा पेड़ पौधों से कंदमूल, फल, जो भी फल मिल जाए, और बीज आदि बटोर कर अपना पेट भरते थे। मतलब किसी तरह अपना गुजारा कर लेते थे। जानवर खाएंगे, मार कर खाएंगे, चाहे मरल खाएंगे, चाहे कोनो मार दिया, शिकार कर लिया, उसके बाद उसको खाएंगे, लेकिन खाएंगे। धीरे धीरे उन्होंने पत्थरों से औजार बनाना और आपस में बातचीत करना सीख लिया। भैया सही बात है, हथियार बनाएंगे पत्थर से। पहले का पत्थर वाला हथियार, जो कड़ियाका पत्थर का होता था, बहुत मजबूत होता था जी। और उसको भाला में लगा कर मारेंगे, उस गुप से न घुस जाएगा कहीं भी। बहुत चोक होता था वो आगे। और फिर उन लोगों ने बातचीत शुरू किया कि भाई बात करेंगे तबे ना भैया हम आगे जाकर लड़े उड़ेंगे, कहीं तो नहीं तो कैसे लड़ेंगे। हालांकि आगे चलकर आदमी ने भोजन जुटाने के कई और तरीके अपना लिए हैं, पर शिकार और संग्रहण, शिकार करना और इकट्ठा करना, यानी इधर उधर से खाने की चीजें तलाशने और बटोरने का तरीका भी चलता रहा। जैसा था वैसे ही चलता रहा। आज भी दुनिया के कुछ भागों में ऐसे शिकारी संग्राहक समाज है, मतलब आज भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हंटर गैदर सोसाइटीज है, जो शिकार करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं कि बाद में काम आएगा, जो शिकार और संग्रहण से अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं। शिकार करके ही अपने भोजन की व्यवस्था करते हैं, चाहे उसको जुटाकर। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं। आज से करीबन 40 साल पहले जो ST SC दलित कास्ट के लोग थे, वो ठीक से खा भी नहीं पाते थे, खाना ही नहीं होता था उन लोगों के पास। और शादी विवाह में अगर जूठा भी खाने के लिए, उठाने के लिए जाएंगे ना, तो मालिक मार कर भगा देगा। मतलब जिसका घर में शादी हो रहा है, वो मार कर भगा देगा। जूठा भी नहीं देता था सब, जूठा भी नहीं। समझो कैसा विडंबना होगी वो।
पहले के जमाने में जब अगर कोई थाली में खाना नहीं छोड़ता था तो उसको पेटू अछूदर लोग बोलता था। काची? पेटू छूदर चाहे भूखर। आज अगर हम थाली में खाना छोड़ रहे हैं तो हम सबसे बड़का पापी इंसान होंगे। क्यों? क्योंकि जिस खाने के लिए, जिस रोटी के लिए, जिस चावल के लिए हमारे वर्षों हजारों साल पहले से हमारे पूर्वजों ने लड़ते आया है, उसको हम बर्बाद कर देते हैं ऐसे, तो इससे बढ़िया, सबसे डूब मरने वाली बात कोई नहीं हो सकती है। लेकिन ये सब हर किसी के समझ में नहीं आता है। कब समझ में आता है? जब उसको भूख लगा रहता है, उसके पास खाना नहीं रहता है, तब समझ में आता है। आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझो कि हमारा इतिहास, हमारा देश, हमारा जमाना कैसा था, आज कैसा हम आगे बढ़े हैं, कैसे हम दिखते हैं। बहुत मेहनत की है बाबू, बहुत मेहनत की है, तब इतना आगे बढ़ पाए हैं लोग। तो आप लोगों को भी बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करो, आगे बढ़ो, कि आपको हर कुछ मिल सके जो आप चाहते हो, हर कुछ पा सको जो आप खो चुके हो, चाहे आपके परिवार वाले खो चुके हैं। इसलिए हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि आज के इन शिकारी संग्राहक लोगों को जीवन शैली का अध्ययन करने से हमें अतीत के बारे में कुछ जानकारी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। सोचने वाली बात है कि उस जमाने के लोगों के बारे में हम अभी अध्ययन करें, पढ़ाई लिखाई करें, तो क्या उन लोगों के बारे में, उन लोग क्या करते थे, क्या नहीं करते, तो जानकारी हमें मिल सकती है क्या? थोड़ा सा भी मिले कि नहीं मिले, मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, यही सवाल है, इसको जानेंगे हम। यहाँ पर देखो, फॉसिल का हिंदी क्या होता है। आप ऐसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर जीवाश्म शब्द, जीवाश्म शब्द एक अत्यंत पुराने पौधे, एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाता है और फिर लाखों सालों तक उसी रूप में पड़े रहते हैं। उसी को फॉसिल कहते हैं। और जो हमारा पेट्रोलियम वगैरह होता है उसको भी फॉसिल ही बोलते हैं, क्योंकि वही लाखों वर्षों साल बाद उसको हम निकाल कर ईंधन के रूप में उसका हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, ये ब्लू वाला करते हैं, थोड़ा मोड़ा तो करता ही हूं। आज हमें आदि मानव के इतिहास की जानकारी, मानव के जीवाश्मों, आज हमें आदि मानव के बारे में कैसे मालूम चलता है? मानव के जीवाश्मों, मानव के डीएनए की वजह से मालूम चलता है। पत्थर के औजारों और गुफाओं की चित्रकारियों की खोज से मिलती है। इनमें से प्रत्येक खोज का अपना एक इतिहास है। अक्सर ही जब ऐसे खोजे, सर्वप्रथम ऐसे खोजे, मतलब ये जब खोज चल रहा था तो सर्वप्रथम की गई, सबसे पहले की गई, तो अधिकांश विद्वानों ने यह माना है कि, यह मानने से इनकार कर दिया कि ये जीवाश्म प्रारंभिक मानव के हैं। वो लोग बोलते थे कि ये अभी के मानव के हैं, इसको मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आदिकालीन मानव द्वारा पत्थर के औजार या रंग रोगन बनाए जाने की योग्यता के बारे में भी शक है कि भाई पहले के पूर्वजों, जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, उन लोगों ने ही बनाया होगा। एक अरसे के बाद ही इन जीवाश्मों, औजारों और चित्रकारियों के सच्चे महत्व को स्वीकार किया गया। मतलब करीबन 100 से 20 साल के बाद, 100 से 10 वर्ष, 100 नहीं, 10 से 20 वर्षों के बाद उसको अपनाया गया। मानव का विकास क्रमिक रूप से हुआ। मानव का विकास सीढ़ी एक ही स्टेप बाय स्टेप हुआ, मतलब एक ही क्रम पर हुआ, धीरे धीरे हुआ। और इस बात का साक्ष्य, इस बात का सबूत हमें मानव की उन प्रजातियों के जीवाश्मों से मिला है, जितने भी स्पेसीज है उनसे मिला है, जो अब लुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुका है। उनकी कुछ विशेषताओं या शारीरिक लक्षणों के आधार पर मानव को भिन्न भिन्न प्रजातियों में बांटा गया है। जीवाश्मों की तिथि का निर्धारण प्रत्यक्ष रासायनिक विश्लेषण द्वारा अथवा उन परतों या तलछटों के काल का परोक्ष रूप से निर्धारित करके किया जाता है, जिनमें वे दबे हुए पाए जाते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुराने जमाने के लोगों के बारे में कैसे मालूम चलते हैं, उनके अवशेषों के बारे में, उनके हड्डियों से जानते हैं, उनके हथियारों से जानते हैं, वो जो कलाकारी दिखा कर गए हैं उससे जानते हैं। उसी के अनुसार हम उनको जानने का मौका मिल जाता है।
जब एक बार जीवाश्मों की तिथि यानी काल का पता चलता है कि वो कितने साल पहले के हैं चलता है, तब मानव विकास का क्रम निर्धारित करना कठिन नहीं रहता। जब मालूम चल जाता है तो यह भी मालूम हो जाएगा कि मानव का विकास कैसे हुआ, कब नहीं हुआ। केवल अनुमान लगाया जाता है भैया, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि अनुमान के अलावा इसमें तो कुछ है ही नहीं। अरे भैया 15 साल पहले हमारे परदादा जी का क्या नाम, सॉरी 15 साल नहीं, हाँ 15 साल पहले, आज से करीबन 30 साल पहले हमारे परदादा जी मरे हैं। तब परदादा जी मरे, वो कौन सा डेट कौन सा तारीख था वो हमको मालूम है नहीं है, किसी को घर में मालूम नहीं कि वो किस दिन मरे थे, कौन दिन था उस दिन। तो उतना साल पहले की जानकारी कौन रखता है जी। क्या कि जो मॉडर्न कैलेंडर के बारे में हम पढ़ते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये सब कब आया है? आज से करीबन 100 साल पहले तो आया है, उससे पहले कहाँ था? आज से करीबन 100 साल पहले जनवरी फरवरी मंडे संडे जो भी आप सुनते हो सुन सकते हो थे, उसके पहले ये नहीं था। उसके पहले जानते थे अंजोरिया, अंधेरिया, कैलेंडरिया, चंद्रग्रहण, पूर्व ग्रहण, तारा चंद्रन, तारा का खगोल शास्त्रीय ज्ञान होता था, उसी के अनुसार मालूम चलता था। हाँ, इस ग्रहण के दिन इतना बजे ये पैदा हुआ था, इतना तारीख, ये सब किसी को नहीं पता। लेकिन मॉडर्न कैलेंडर आ गया जिसके बारे में हम जानते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो इस सब के बारे में कब जाने? इस सब के बारे में हम करीबन आज 100 साल से जानते हैं, उससे पहले नहीं जानते थे। लगभग 200 वर्षों पहले, 200 वर्ष पहले, 200 साल पहले सर्वप्रथम जब ऐसी खोजें की गई थी तो अनेक विद्वान यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि खुदाई में मिले जीवाश्म और पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों जैसे अन्य चीजें वास्तव में मनुष्य के आदिकालीन रूपों से संबंध रखती है। तो ऐसे ऐसे हमारे विद्वान थे, मूर्ख विद्वान, घमंडी विद्वान, बैल विद्वान, कि वो ये भी नहीं बोलते थे कि भैया ये कब हुआ कब नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। जो ज्यादा विद्वान होता है ना साला एक दूसरे में लड़ते रहता है सब, एक में लड़ेगा सब, दूसरा काम है उसको नहीं है। एक आगे बढ़ेगा तो वो टांग पकड़ के खींचेगा। पुरातात्विक विभाग में अगर देखोगे जो मेल लीडर होता है तो छोटका सब उसका पिछवाड़ा धके खींचता है सब, नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उसी का जो जुड़वा में आ गया, मतलब उसके बराबरी में कोई आ गया तो ये बोलेगा नहीं हई जमाने का है, हई बोलेगा अभी ये का है, हमने दफनाया है। तो ऐसे ऐसे झूठ बोलने वाले विद्वान को विद्वान नहीं गधा बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं। समझ लो, समझ में आया? जी हाँ। तो बात यहाँ पर साफ हो जाती है कि कब का है कब का नहीं है पता नहीं, लेकिन सबका मत अलग अलग है। और वैसे मत देने वाले को विद्वान नहीं कहा जाना चाहिए, उन लोगों को पुरातात्विक विभाग के लोग ही बोलो अच्छा है। दिस इज नॉट ए विद्वान। विद्वानों की यह हिचकिचाहट है कि विद्वान लोग हिचकिचाहट का है भैया, विद्वान जो बोल दिए। तो विद्वानों की यह हिचकिचाहट आमतौर पर बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट्स, मतलब पुराना बाइबल, तो ओल्ड टेस्टामेंट में अभिव्यक्त इस धारणा पर आधारित थी कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय अन्य प्राणियों के साथ साथ मनुष्य को भी बनाया। जब ईश्वर ने मतलब हमारी सृष्टि की रचना कर रहे थे, हमारी दुनिया की, हमारी धरती की रचना कर रहे थे, तो उस समय ईश्वर ने हमें भी बनाया, ऐसा कुछ विद्वानों का मानना था। क्या है क्या नहीं है इतना तो पता नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं जब अपना बच्चा होता है तो छोटा छोटा एकदम मेल का स्पर्म शुक्राणु और लड़की का अंडाणु उभम के रूप में होता है। छोटा सबसे मिलकर इतना बड़ा हो सकता है, तो भैया हम लोग नाली के कीड़े से इतना बड़ा काहे नहीं हो सकते जी, कुछ भी हो सकता है। ऐसा थोड़े है कि हम इतने उजले हैं, इतने सुंदर हैं, इतना हमारा शरीर हष्ट पुष्ट है तो हमारा ऐसा ही होगा। पहले के जमाने में लोगों को शरीर पर बहुत ज्यादा बाल हुआ करता था, आज के जमाने में नहीं है। पहले बीमारी नहीं हुआ करता था, आज बीमारी है। तो कोई गारंटी नहीं है कि हम कैसे दिखते होंगे कैसे नहीं दिखते होंगे, लेकिन इतना है कि हमारा प्राकृतिक पहले बहुत एकदम कष्टदायक था, इसीलिए हम उस कष्ट को सहने लायक तो थे ही। हमारा मूड़ी भी बड़का था, हमारा हाइट भी बहुत बड़ा बड़ा था। पहले आज से 400 साल पहले की बात कर लूं
400-500 साल पहले की बात कर लो तो लोग 8-8 फुट का हुआ करते थे, 8-8 फुट, 10-10 फुट के लोग होते थे। और जो आदि मानव हुआ करते थे वो तो 12-12 फुट का हुआ करते थे। आज से करीबन हजारों साल पहले, 1000 साल पहले, चाहे आज से 600 साल पहले। लेकिन आज वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? पहले के लोग 150 साल जीते थे। कितना? 150, 200 साल जिंदा रहते थे। आज का लोग 60 में टपक जा रहा है। बच्चा पैदा ले रहा है तभी बीमारी हो जा रहा है, मर जा रहा है तबे। बच्चा 20 साल का हुआ नहीं, उसको कैंसर हो गया, मर गया। आजकल तो कैंसर तो बहुत ज्यादा बढ़िया गया है। विद्वानों की ऐसी हिचकिचाहट का एक उदाहरण देखिए। अगस्त 1956 में जब मजदूर जर्मनी के हसेल्डॉर्फ नगर के पास, जर्मनी में एक हसेल्डॉर्फ नगर है, उसके पास नियंडर घाटी है। ठीक है, कौन घाटी? नियंडर घाटी। मानचित्र 2 में आपको पृष्ठ संख्या 18 में चूने के पत्थरों की, किसका? चूने की पत्थरों की खान की खुदाई कर रहे थे। ठीक है, वहां पर चूना के खान की खुदाई कर रहे थे तो उन्हें एक झोपड़ी और क्या मिला? सॉरी, झोपड़ी नहीं, खोपड़ी। वहां पर उनको खोपड़ी और अस्थिपंजर के टुकड़े मिले, कुछ टुकड़े वहां पर मिले। अस्थिपंजर क्या होता है? खोपड़ी तो ठीक है, अस्थिपंजर बाकी सब शरीर वगैरह, उनका हथियार वगैरह वहां पर मिला। तो ये चीजें एक स्थानीय स्कूली शिक्षक, ये जितने भी चीज थी, वहां का स्थानीय एक स्कूली शिक्षक क्लर्क जिसका नाम था फुलरॉट को सौंप दिया गया, जो एक प्राकृतिक इतिहासज्ञ था, मतलब इतिहास के बारे में जानता था। तो उसके बाद सौंप दिया गया। जांच के बाद उन्होंने पाया कि वह खोपड़ी आधुनिक मानव की नहीं थी। जांच हुआ, मालूम चला कि नहीं थी। फिर उन्होंने प्लास्टर से उस खोपड़ी का ढांचा बनाया, मतलब उस खोपड़ी पर प्लास्टर किया, शक्ल बनाने के लिए सोचा, और उसे बॉर्न विश्वविद्यालय के शारीरिक रचना विज्ञान के एक प्रोफेसर हरमन साफ हुसैन के पास भेज दिया गया। अगले ही वर्ष करीबन 1 साल के बाद उन्होंने मिलकर एक शोध को सामने लिया, प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने यह दावा किया कि यह खोपड़ी एक ऐसे मानव की है जो अब अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में उनका रहना ही मुमकिन नहीं है। उस समय तो विद्वानों ने, यहाँ पर देखो, यही झोपड़ी वहां पर मिला था जी, ऐसा ही सब सामान मिला था वहां पे। जीवाश्म प्राप्त करना एक कठिन प्रक्रिया होती है। कुछ भी जीवाश्म प्राप्त करना है, जीवाश्म, ये बहुत कठिन प्रक्रिया होती है। पाई गई चीजों की सही जगह जानना, उनके काल निर्धारण के बहुत जरूरी होता है। मतलब उनका कौन सा काल था, किस काल में रहते थे, जनन कब हुआ, उनका कौन सा जगह था, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो ऊपर हमने बताया, उस समय तो विद्वानों ने उनके इस दावे को स्वीकार नहीं किया, एकदम ठुकरा दिया कि ना, हम नहीं करेंगे, और घोषित कर दिया कि यह खोपड़ी एक ऐसे व्यक्ति की है जो बहुत बाद के समय में हुआ था। मतलब बहुत बाद के समय में हुआ था, मतलब कुछ समय 100-200 साल पहले हुआ था, पैदा लिया था, जो अभी नहीं है, मर गया है। अरे भैया, मर गया तब ना खोपड़िया मिला है, जिंदा रहता थोड़े खोपड़िया मिलता है, इंसान ना मिलता है। ऊपर जो चित्र दिख रहा है, तो ऊपर चित्र में उन उपकरणों को दिखाया गया है जो मिली वस्तुओं के स्थान को जानने के लिए प्रयोग किए गए हैं, और पुरातात्विक के बाई ओर जो वर्गाकार चौखटा दिखाया गया है, जब खटिया जैसा दिखाया गया है, तो वर्गाकार चौखटा दिखाया गया है, वह एक ऐसी जाली ग्रिड है जो 10 सेंटीमीटर के वर्गों में बांटी हुई है, और इसे मिली वस्तु के स्थान पर रखने से उस वस्तु की शैक्षिक स्थिति का पता चलता है। दाहिनी ओर जो त्रिभुजाकार उपकरण है, जो आप दाहिनी ओर देख रहे हो, 3 रॉड डालकर उसमें रसरी बनाया गया है, वह वस्तु की ऊर्ध्वाधर स्थिति को दर्शाता है। वहां पर उसको दर्शाने के लिए काम में लिया गया है, बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ तो है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखो इधर का,
ऊपर जो चित्र वहां पर देख रहे हैं, दिख रहा है, हाँ, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया है, हाँ, तो कि जीवाश्म के एक टुकड़े को उसे चारों ओर से घेरे पत्थर, चूना पत्थर से कैसे अलग किया गया, मतलब खोद खोद कर उसको छेनी हथौड़ी से उसको अलग किया गया धीरे धीरे, यहाँ पर दिखाया भी जा रहा है। मनुष्य के क्रमिक विकास का ही बात हम ले लेते हैं, तो अध्ययन में एक युगांतरकारी घटना 24 नवंबर 1859 को तब घटी, कब घटी? 24 नवंबर 1859 को तब घटी जब मनुष्य की उत्पत्ति के विषय में चार्ल्स डार्विन की पुस्तक जॉन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पेसीज, याद रहेगा, सॉरी मैंने ऊपर जॉन शायद बोल दिया, ऑन द ओरिजिन्स ऑफ स्पेसीज प्रकाशित हुई। और उस पुस्तक के प्रथम संस्करण, मतलब जब पहली बार वो किताब छपा तो करीबन 1250 कॉपियां उसकी बिक गई, हाथों हाथ बिक गई, और उसके प्रकाशन के दिन ही हाथों हाथ बिक गई, कितना? 1250 किताबें, ठीक है। डार्विन ने इस पुस्तक में दलील दी कि मानव बहुत समय पहले जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है, मतलब अपने क्रमिक रूप में धीरे धीरे बदल कर ही आज के रूप में दिखता है। ये सामने आप देखो, यहाँ पर दिख रहा है नियंडरथल मानव के खोपड़ी। कुछ लोग जो थे खोपड़ी की पुरातनता को स्वीकार कर लिया कि भाई ठीक है, पुराना बात है, मानते हैं, और यह बताया कि यह खोपड़ी तो किसी मूर्ख, या खोपड़ी किसकी है? किसी मूर्ख या जड़ बुद्धि प्राणी की है, मतलब जो एकदम गधा भोंदू आदमी होगा उसी का ही खोपड़ी है। क्यों? क्योंकि वही जाकर दफन हो सकता है, बाकी लोग तो निकलने की कोशिश करेंगे ना। अब आता है मानव के क्रमिक विकास की कहानी। आधुनिक मानव के पूर्वज कैसे हुआ करते थे, कैसे कैसे ये लोगों ने आगे बढ़ा। ये देखो, क ख ग, पहले ऐसा जबरा था, ऐसा जबरा हुआ, ग में ऐसा जबरा हुआ, घ में ऐसा जबरा हुआ। जैसे जैसे जिंदगी को लोग आसान बनाते गया वैसे वैसे मुंह का जबरा कम होते गया। पहले तो मांस खाना था, मांस खाओगे तो पूरा जबरा बरका चाहिए ही चबाने के लिए। हमारी क्लास में गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसका नाम था श्रेया शंकर। वो कुतुआ सा लेखा दांतवा दूगो बड़ी निकला था उसका, उसको लोग कुतिया वाली लड़की बोलते थे। लोग क्या बोलते थे? लोग कुतिया गर्ल, क्यूट गर्ल। ऐसे हमको क्यूट बोलने नहीं आता, हम क्यूट को कुती ही बोलते हैं, क्योंकि KUTE, कुती। आगे देख, खोपड़ी क, खोपड़ी ख में आपको क्या दिखता है? खोपड़ी ख एक एस्ट्रेलोपिथिकस नामक प्रजाति की है। नीचे दिए गए खोपड़ी ग होमो इरेक्टस के हैं, जो सीधे खड़े होकर चलने वाले आदमी के जैसे दिखाई देते थे। और खोपड़ी घ जो है होमो स्पेसिस का है, जिसको हम आज का प्रज्ञा मानव बोलते हैं, आज का चिंतनशील मानव उसको बोलते हैं, नामक प्रजाति के, मतलब हमारी है। आज के मानव इस प्रजाति के हैं। इन खोपड़ियों में आप अधिक से अधिक जितनी समानताएं और अंतर देखते हैं उनकी सूची बनाइए, और इस हेतु आप सबसे पहले इन खोपड़ियों का जो हड्डी है मस्तिष्क खोलो और जबड़ों और दांतों को भली भांति देखिए। देखो कितना बढ़िया इसका दांत वगैरह है हमारे जैसा। चित्र में दिखाई गई खोपड़ियों की रचना में आप जो भी अंतर पाएंगे उनका कारण वे परिवर्तन है जो मानव के क्रमिक विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुए हैं। हमारे शरीर में इसलिए बदलाव हुए क्योंकि हमने जिंदगी को बहुत आसान बनाते चले गए, इसलिए हमारा शरीर भी धीरे धीरे बदलते चला गया। मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत ज्यादा लंबी है। कितना लंबी है? बहुत ज्यादा, और कुछ जटिल या उलझी हुई है, एकदम पूरा जटिल और उलझी हुई, एकदम टेढ़ा मेढ़ा है। और इस संबंध में अनेक अनुत्तरित प्रश्न भी उठते हैं, मतलब ऐसा प्रश्न भी उठता है जिसका उत्तर नहीं है, और नए नए प्राप्त तथ्यों और सामग्रियों से अक्सर पुरानी समझ तथा जानकारियों में परिवर्तन संशोधन करते हैं, कुछ ना कुछ उसमें बदलते रहते हैं। आइए कुछ घटनाक्रम तथा परिवर्तन और उनके परिणामों पर कुछ अधिक
गहराई से चर्चा करते हैं कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसके बारे में हम जानेंगे, उस घटना के बारे में जानेंगे, घटना का परिवर्तन हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ, आगे क्या हमें समझ में आता है। मानव के विकास के क्रम को मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। मतलब आज से 360 लाख पहले की कहानी यहाँ पर दिया जा रहा है, आपको नीचे पूरा डिटेल्स में बताया भी जाएगा। कभी कभी हमारे लिए इतने लंबे समय के विस्तार की कल्पना करना बहुत कठिन हो जाता है, इतना साल पहले का बात कैसे मालूम। यदि आप अपनी पुस्तक के एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने, मतलब एक पृष्ठ को 10,000 साल पहले के मानो, तो 10 पृष्ठ 1,00,000 वर्षों के बराबर, और 100 पृष्ठ जो होता है 10 लाख वर्षों के बराबर होगा। ठीक है, मानते हो कि हम एक पृष्ठ को 10,000 वर्षों के बराबर माने, तो एक पेज को 10,000 साल के बराबर माने तो 10,000 जो पेज होगा 1,00,000 के बराबर हो जाएगा, और जो 1,00,000 होगा वो 10 लाख के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर 10 लाख वर्षों के बराबरी करेंगे तो 100 पृष्ठ, मतलब 100 पृष्ठों की बराबरी करते हैं तो करीबन 10 लाख वर्षों के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार 360 लाख वर्षों के बारे में सोचने के लिए आपको 3,600 पृष्ठों की पुस्तक की कल्पना करनी होगी। इतना पुस्तक किताब में इसको लिखा जा सकता है। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट नामक श्रेणियों का उद्भव हुआ। मतलब ऐसे जानवरों का उद्घाटन हुआ, मतलब ऐसे जानवर उत्पन्न जो दूध पिला सकते थे किसी को, जिनके पास छाती था, किसी को दूध पिला सकते थे। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ। किस श्रेणी में? प्राइमेट श्रेणी में एक नया जीव पैदा हुआ जिसे होमिनोड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? होमिनोड्स कहते हैं। इस उपसमूह में वानर यानी एप्स, वानर को एप्स बोलते थे, लंगूर शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड्स प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। मतलब हम पहले होमिनिड्स थे, उसके बाद से बढ़कर आगे मानव बने हैं। मतलब आज का गधा बाद में इंसान बनेगा, डोंट वरी। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। किससे? उपसमूह से, अलग अलग समूह से विकसित हुए हैं, और उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है, लेकिन कुछ बड़े अंतर भी हैं। जैसे में होमिनोइड का होमिनोइड का जो मस्तिष्क था, खोपड़ी था, होमिनिडो की तुलना में छोटा होता था। कितना? होमिनिडो से उनकी खोपड़ी छोटा होती थी। किसकी? होमिनोइडो की। ठीक है, यानी चारों पैरों के बल चलते थे। वो लोग चारों पैरों के बल चलते थे, हम तो 2 पैरों के बल चलते थे। लेकिन उनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे, एकदम पूरा लचकदार। जिसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े होकर पिछले 2 पैरों पे चल सकते थे। होमिनिड का पैर एकदम लचीला होता था, इसलिए वह 2 पैरों पर खड़े होकर चल सकते थे। और उनके साथ विशेष किस्म के होते थे, उनके जो हाथ थे अलग अलग किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, और उसका इस्तेमाल करके उन्होंने बहुत आगे कुछ किया भी। विशेषताओं के बारे में अधिक बारीकी से चर्चा करेंगे। ठीक है, 2 प्रकार के साक्ष्य से यह पता चलता है कि होमिनिडो का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। कहाँ हुआ था? होमिनिडो का शुरुआत अफ्रीका में हुआ था। तो हम लोग भारतवासी झक मार रहे थे क्या? पहला तो यह कि अफ्रीका बानरों एप्स का समूह होमिनिडो से बहुत गहराई से हुआ है। देखो भैया, मैं साफ बता देता हूँ, ये सब आप पहल का दूसर का चैप्टर पढ़ोगे तो केवल आपको विदेशियों के बारे में मालूम चलेगा। हिंदुस्तान की बात जान लो तो हम लोग धरती पर सीधे भगवान के द्वारा अवतरित किए गए हैं, और उन्हीं के द्वारा हम लोग पोसे गए हैं, पाले गए हैं। बस काम खत्म। क्यों? क्योंकि हमारा भगवान सबसे आगे, बाकी सब बेकार।
दूसरा सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश, उसको जेनस बोलते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं। ठीक है, और इनका समय लगभग 56 लाख वर्ष पहले का माना जाता है। और इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पुराने हैं। मतलब आज से 18 लाख साल पहले के मालूम चलते हैं। समझो इतना साल पहले के बात को मालूम किया जा सकता है जी। हाथ में क्रमिक विकास, देखो हाथ में क्रमिक विकास कैसे हुआ ये समझो। सबसे पहले हाथ आया, हाथ के बाद देखो क दिख रहा है ना, तो आकृति चिंपैंजी की ठीक व सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है, मतलब ये चिंपैंजी का हाथ दर्शाता है। अब ख आकृति होमिनिड की दुरुस्त और सूक्ष्म पकड़ दर्शाती है। अब देखो किस तरह ये आसानी से पकड़ सकते हैं उसको दर्शाता है। ग नंबर आकृति मनुष्य के हाथ के सकल पावर पकड़ दर्शाती है, मतलब ग नंबर मानव के हाथ की पकड़ को दर्शाती है। हाथ की सशक्त पकड़ का विकास संभवतः, हाथ का जो पकड़ने का विकास संभवतः ठीक और सूक्ष्म पकड़ से पहले ही हुआ होगा। चिंपैंजी की ठीक पकड़ की तुलना मनुष्य के हाथ की ठीक और सूक्ष्म पकड़ से कीजिए। जिस तरह हम आज पकड़ सकते हैं, उन कामों की सूची बनाइए जिन्हें करते समय आप ठीक व पकड़ सूक्ष्म, मतलब ठीक से पकड़ कर उसका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज का अपने हाथ का इस्तेमाल पकड़ने के लिए करते हैं, उस चीज के बारे में आप बताइए। आप किन किन कामों को करने के लिए सशक्त पकड़ का प्रयोग कर सकते हैं, किस किस कामों के लिए आपको इतना टाइट पकड़ने की जरूरत होती है, इसके बारे में आपको बताना है। अपने लिए लिख लो, मेरे लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तो काम था मेरा सिखाना समझाना, बस मैं तो समझाऊंगा, मैं तो सिखाऊंगा, बाकी सब आप पे छोड़ता हूं, आपको ही देखना है। चलिए अगले भाग में हम पढ़ेंगे होमिनिड होमिनाइड, होमिनिड होमिनिड के बारे में। ठीक है, अब उनके परिवार के भी बारे में कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना जी, कहाँ जाएंगे। अगर आप कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, क्योंकि 11th और 12th दोनों का बुक बहुत जल्दी से धराले अपलोड होना चालू हो चुका है। ठीक है, आप जल्दी से जाइए, शायद जब आप देख रहे हो तब तक अपलोड हो भी चुका होगा। गॉट इट। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। धन्यवाद।